नमस्कार दोस्तों, इवन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर 9 चल रहा था और हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे। और प्रकाश के बारे में हमने ये जाना था, पिछले वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि ये जो दर्पण के जो काम आने वाले जो मुख्य बिंदु हैं, यानी कि वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, उनकी कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उससे आगे वाले टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कात्य चिन्ह परिपाटी के बारे में, यानी कि हम सीखेंगे कि कात्य चिन्ह परिपाटी क्या है। ये जो कात्य चिन्ह परिपाटी है, ये अपने ज़्यादातर जो काम में आएगी वो न्यूमेरिकल्स में आएगी। और इस लेसन में से न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, मतलब लगभग चांस यही है, 90% चांस है कि इस पेपर में से न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो 10वें या 11वें पार्ट में से आते हैं। इस पार्ट में से न्यूमेरिकल्स नहीं लिए जाते हैं। पिछले 2 सालों से तो नहीं पूछे जा रहे, 2017 में भी नहीं पूछे गए, 2018 में भी नहीं पूछे गए, और इस बार का जो पेपर है 2019 वाला, उसमें भी नहीं पूछा गया। यानी कि 3 साल हो गए रेगुलर इस लेसन में से तो न्यूमेरिकल पूछे नहीं जा रहे। तो हम देखते हैं कात्य चिन्ह परिपाटी के बारे में, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो अब अपने को 100/100 लाने से रोक सकता है वो क्वेश्चन। इसलिए सीखना अपने को सारा का सारा लेसन है। तो हम कात्य चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करते हैं कि कात्य चिन्ह परिपाटी क्या होती है। दर्पण के बारे में नॉर्मल जो बातें थी वो तो हमने पिछले वाले वीडियो में जान ली थी। अब देखो यहाँ पर कात्य चिन्ह परिपाटी क्या होती है, एकदम आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कात्य चिन्ह परिपाटी के बारे में, तो ये अपने पास एक दर्पण है, ये कोई दर्पण है, चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, कुछ भी एक दर्पण है। इसमें ये मुख्य अक्ष हो गया, ये एकदम सीधी रेखा हो गई। अब इसमें अपने को ध्यान रखने लायक बात क्या है, तो बाईं तरफ वस्तु हमेशा किधर की तरफ रखी जाएगी, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी। बाईं यानी कि इधर की साइड अपने हमेशा वस्तु रखी जाएगी। वस्तु जो रखी जाएगी वो हमेशा बाईं साइड रखी जाएगी। अब प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है, प्रतिबिंब इधर की साइड भी बन सकता है, इधर की साइड भी बन सकता है। उत्तल दर्पण में हम देखेंगे प्रतिबिंब इधर बनते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इधर बनते हैं, वो तो बाद की बात है। वस्तु जो रखी जाएगी वो किधर की तरफ रखी जाएगी, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी। और इधर की दर्पण के इधर वाली जो जितनी भी दूरियां हैं वो सारी की सारी अपने को माइनस में लेनी है। माइनस का मतलब ऋणात्मक लेनी है। सारी की सारी दूरियां इधर वाली क्या लेनी है अपने को, इधर वाली जितनी भी दूरियां हैं वो सारी की सारी क्या लेनी है, माइनस में लेनी है, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक लेनी है। वस्तु बाईं तरफ रखी जाएगी, पहली बात समझ में आ गई। दूसरा हमने देखा कि इधर की बाईं तरफ वाली जितनी भी दूरियां वो सारी की सारी ऋणात्मक लेनी है। तो इधर वाली ऋणात्मक लेंगे तो इधर वाली धनात्मक ले लेंगे। इधर वाली सारी की सारी यानी कि दाईं तरफ जो होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। दाईं तरफ जितनी भी कोई भी प्रतिबिंब बना है, क्योंकि वस्तु तो दाईं तरफ कभी रखी नहीं जाएगी, प्रतिबिंब बनेगा दाईं तरफ। तो दाईं तरफ अगर प्रतिबिंब बन रहा है अपना, तब अब उसका जो मान होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब वस्तु अगर सीधी है, वस्तु हमेशा सीधी रखी जाएगी, लेकिन उसका प्रतिबिंब उल्टा बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, वो तो बाद में बात करेंगे कैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें कि वस्तु जो है, अगर वस्तु सीधी है, वस्तु लेनी तो वैसे एकदम सीधी जी है, वस्तु अगर सीधी है तब वस्तु पे सीधी है तो उसका जो मान होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। वस्तु की ऊंचाई का जो मान होगा, वस्तु की जितनी ऊंचाई है, 5 मीटर है, 2 मीटर है, 3 फीट है, चाहे कितनी भी ऊंचाई है उसकी, जितनी भी ऊंचाई होगी वस्तु की वो सारी किस में लेनी है, धनात्मक लेनी है। लेकिन अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब इधर की साइड बनाओ या इधर की साइड बनाओ, अगर मान लो कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया और ऐसे उल्टा बन गया, या इधर बन गया मान लेते हैं तो उल्टा बन गया। जैसे ही प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब का मान कैसे लेना है, ऋणात्मक लेना है। प्रतिबिंब का मान कैसे लेना है, ऋणात्मक। चाहे वो इधर बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है, चाहे बाईं तरफ बन रहा है। ये अपने को ध्यान में रखनी है बात कि अगर वस्तु सीधी खड़ी है तब अपने को वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमेशा धनात्मक यानी कि प्लस में लेनी है। और यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तब अपने को उसका जो मान है वो किस में लेना है, ऋणात्मक यानी कि माइनस में लेना है। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर एक चीज़ और बात करें कि कात्य चिन्ह परिपाटी में अपने को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। अब वो चीज़ क्या है कि इसमें हमने देखा कि वस्तु जो है, वस्तु हमेशा सीधी खड़ी रहेगी और प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। अगर मान लो प्रतिबिंब उल्टा नहीं बना, क्योंकि उत्तल दर्पण में लगभग प्रतिबिंब वैसे ही बनेंगे, अपने को देखने को मिलेंगे कि सीधे ही बन रहे हैं, उल्टे नहीं बन रहे। अगर मान लो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बन गया, उल्टे की जगह कैसा बन गया, सीधा बन गया, तब उस प्रतिबिंब का मान भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक।
तो कहने का मतलब यही है कि चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, अगर वो सीधा है तो मान धनात्मक है, अगर वो उल्टा है तो मान कैसा है, ऋणात्मक। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। यानी कि ये कंसेप्ट अपने को समझना है कि चाहे वस्तु है चाहे प्रतिबिंब है, अगर वो सीधा है तब उसकी ऊंचाई धनात्मक होगी, अगर वो उल्टा है तो उसकी ऊंचाई कैसी होगी, ऋणात्मक। और यदि वस्तु बाईं तरफ रखी गई है तब उसकी जो दूरियां नापी जाएगी वो हमेशा माइनस में यानी कि ऋणात्मक में नापी जाएगी। और जो अगर मान लो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दाईं तरफ बन रहा है तब उसका जो दूरी उसकी दूरियों का जो मान होगा वो हमेशा अपने को कैसा लेना है, धनात्मक लेना है। ये कुछ बातें थी इस कात्य चिन्ह परिपाटी के बारे में। कात्य चिन्ह परिपाटी जो है वो अपने न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी। हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर के प्रतिबिंब का मान कैसा लेना है। अब हम चित्र बनाना सीखेंगे। जैसे ही चित्र बनाना सीखेंगे तो चित्रों की जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को ध्यान में आ जाएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो जैसे ही न्यूमेरिकल्स में नाम आएंगे अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में तब न्यूमेरिकल्स करने में अपने को दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करते हैं आगे। यहाँ तक बात कर ली हमने किसके बारे में, यहाँ तक हमने कात्य चिन्ह परिपाटी के बारे में सीख लिया। ये कात्य चिन्ह परिपाटी क्या होती है। अब यदि हम बात करें तो हमने परावर्तन के नियम सीखे थे, हमने सीखे थे परावर्तन के नियम। नॉर्मल जो नियम थे परावर्तन के वो हमने सीख लिए थे। अब हम बात करेंगे गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम क्या है, यानी कि गोलीय दर्पण कह दो या गोलीय धरातल कह दो, उनसे परावर्तन के नियम क्या है उसके बारे में सीखेंगे। या हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, या हम टॉपिक दे सकते हैं इसको कि गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम। यानी कि अपना जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक क्या रहेगा कि गोलीय धरातल या गोलीय दर्पण से, गोलीय धरातल या हम लिख सकते हैं दर्पण से परावर्तन के नियम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये नियम क्या है। देखो सिंपल सी बात है, हमने पिछली वाली क्लास के अंदर सीखा था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है और ध्रुव क्या होता है। यदि वो क्लास आपने एकदम अच्छी तरीके से देखी है तभी आप ये क्लास समझ पाओगे, अन्यथा समझना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम के। अगर अवतल दर्पण से देखें सबसे पहले दोनों में नियम समान ही काम करेंगे। दर्पण से अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में नियम जो है वो हमेशा समान काम करेंगे। और वो समान क्या है, तो यहाँ पर हम एक दर्पण लेते हैं। अगर पहला नियम देखते हैं हम, यदि हम बात करते हैं फर्स्ट नियम की कि अवतल दर्पण का या दर्पण का फर्स्ट नियम क्या कहता है, तो दर्पण का जो फर्स्ट नियम है वो ये कहता है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। दर्पण का जो ये हम मान लेते हैं ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका फोकस बिंदु और ये क्या हो गया इसका ध्रुव हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पहला जो नियम है वो क्या कहता है, इसका गोलीय धरातल से दर्पण से परावर्तन का जो पहला नियम है वो अपने को कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये मुख्य अक्ष था, इस मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसका जो पहला नियम है वो अपने को ये कहता है, लिख कर नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलती है, या हम लिख सकते हैं फोकस बिंदु से होकर निकलती है। यही हम बात करते हैं यदि उत्तल दर्पण की, क्योंकि दोनों के जो नियम है वो साथ साथ चला रहा हूँ। देखो यदि हम बात करें उत्तल की, तो उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में जो है वो प्रतिबिंब इधर की साइड बनता है, तो इधर हमने मान लिया किरणें जो आएगी वो हमेशा बाईं तरफ से ही आएगी और वस्तु रखी जाएगी बाईं तरफ से, तो किरणें हमेशा बाईं तरफ से आपतित होगी। अब इसमें प्रतिबिंब इधर बनता है तो इधर अपने को फोकस बिंदु मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया इसका फोकस बिंदु हो गया। अब ये क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में हम लिखेंगे तो नियम पहला क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष था, इसके समांतर प्रकाश की किरण आई और ये किरण टकरा कर ऐसे गुजर गई, ऊपर की ओर गुजर गई। लेकिन गुजर तो ऊपर की ओर गई, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वास्तविक में नहीं जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये मुख्य फोकस से जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो हम उत्तल दर्पण का यदि पहला नियम लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं,
कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, या हम लिख सकते हैं उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम अपने ध्यान में आ गया। अब बात करते हैं यदि दूसरे नियम की, कि इसका दूसरा नियम क्या कहता है। ये नियम सीखना जरूरी है क्योंकि इस नियम की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो दूसरा नियम क्या कहता है अपने को। दूसरा नियम ये कहता है कि ये कोई दर्पण है अपने पास, ये दर्पण हो गया अपने पास। ये क्या कहता है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया। ये कहता है कि यहाँ पर मान लो कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से आ रही है, यदि कोई किरण इस बिंदु से आ रही है, इधर से आपतित हो रही है इस बिंदु से, तब दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यानी कि दूसरा नियम अपने को समझ में आया कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यदि वो कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये था दूसरा नियम। यही हम उत्तल दर्पण के अंदर देखें तो क्या होगा, यहां पर देखें तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है, मुख्य फोकस से आएगी तो वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कैसे निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यानी कि मुख्य फोकस से आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि उत्तल दर्पण से किस प्रकार से परावर्तन हुआ और अवतल दर्पण से किस प्रकार से हुआ। उत्तल दर्पण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब पूछे नहीं जाते हैं, ज्यादातर अवतल दर्पण ही काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें आगे वाले नियमों की, दो नियम हमने सीख लिए। तीसरे और चौथे नियम की यदि हम बात करें तो सीधा यही सीखते हैं। अब तीसरा और चौथे नियम के चित्र मैं वही ही बना देता हूँ। यदि हम बात करें तीसरे नियम की कि इस गोलीय धरातल से परावर्तन का तीसरा नियम अपने को क्या कहता है, तो तीसरा नियम अपने को कहता है कि ये कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया सीधा एकदम, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये हो गया ध्रुव। तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ से वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आई, दर्पण से परावर्तन के बाद वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यानी कि किधर ही नहीं मुड़ती है, पुनः वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तीसरा नियम ध्यान में आई बात कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन हुआ, वह वापस पुनः उसी दिशा में लौट गई। यानी कि इस किरण की जो दिशा थी वो चेंज नहीं हुई। यह था इसका तीसरा नियम। अब चौथे नियम के बारे में बात करें कि इसका चौथा नियम क्या है, तो ये दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया और ये क्या हो गया, ध्रुव। अब चौथा नियम जो है वो हमको काम में नहीं लेना है, यानी कि हम चित्र बनाने में चौथा नियम काम में नहीं लेंगे। फिर भी समझना है अपने को कि यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ये ध्रुव हो गया, यदि कोई तिर्यक रेखा ध्रुव पर आपतित होती है, यानी कि ध्रुव वाले बिंदु पर आपतित होती है, तो वो जितना डिग्री कोण पर आपतित हो रही है, यानी कि ये वाला जो कोण है वो जितना डिग्री कोण पर आपतित हो रही है उतने डिग्री कोण पर ही वापस परावर्तित होगी। ये चौथा नियम अपने को ध्यान में रखना है कि ध्रुव पर यदि कोई तिर्यक रेखा या किरण कह सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण या कोई तिर्यक रेखा ध्रुव पर जितने डिग्री कोण पर आपतित होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो आपतन कोण है और यहाँ पर ये किरण परावर्तित हो रही है, तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो परावर्तन कोण है। तो यहाँ पर जितने डिग्री कोण पर यह आपतित होगी उतने डिग्री ही कोण पर वो परावर्तित हो जाएगी। ये इसका चौथा नियम था। तो यहाँ पर हमने बात की गोलीय धरातल से परावर्तन के नियमों के बारे में। अब हम आगे सीखेंगे इसके बारे में कि इन नियमों की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग जगह वस्तु रख कर देखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में देखें।
यानी कि सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे पहले अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, तो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो हम सीखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले हम सीखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक कॉपी पेन लेना है और माप के ही करना है, यानी कि जितना भी काम करना है वो सारा का सारा माप के ही करना है, माप तोल के। बिना माप तोले अगर यदि हम करेंगे तब अपना चित्र गलत हो सकता है। इसलिए अपने को सबसे पहले जो काम करना है वो बता देता हूँ। हमने सीखा कि वस्तु हमेशा किस तरफ रखनी है, वस्तु हमेशा दाईं तरफ रखनी है, सॉरी बाईं तरफ रखनी है। वस्तु हमेशा किस तरफ रखनी है, बाईं तरफ। यहाँ पर बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। ये हमने अवतल दर्पण प्रकार से हमने क्या किया, यह अवतल दर्पण खींच लिया। यह अवतल दर्पण खींचने के बाद में हमने सीधी सरल रेखा खींची है। इसके लिया 8 सेंटीमीटर की हमने एक सरल रेखा खींच दी। इस रेखा की लंबाई हमने कितनी ली, 8 सेंटीमीटर ली। आप जैसा कॉपी में करोगे वैसा बता रहा हूँ मैं आपको, चित्र बनाना सिखा रहा हूँ पूरा का पूरा। 8 सेंटीमीटर को लाइन खींच दी। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट था उसको हमने दे दिया वक्रता केंद्र। अब अपने को पता है कि फोकस बिंदु जो होता है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए 8 सेंटीमीटर की पूरी लाइन ली। अब उसके यहाँ से लेकर या यहाँ से लेकर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक बिंदु दे देंगे, एकदम सेंटर में जो बिंदु होगा उसको फोकस बिंदु देंगे, और ये वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, 8 सेंटीमीटर पर हमने वक्रता केंद्र दे दिया। अब इससे लंबी कितनी भी लाइन ले जा सकते हैं हम, ये मान लो हमने थोड़ी सी लंबी ले ली। यहाँ से यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पर हमने वक्रता केंद्र दे दिया, 4 सेंटीमीटर पर हमने फोकस बिंदु दे दिया, ये ध्रुव का पॉइंट हो गया। और पीछे कोई भी वस्तु रखी हुई है कितनी भी दूरी पर अपने को कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा। पहले अगर वस्तु की स्थिति देखते हैं 1 नंबर पर, कि जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। और जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु अपने को दिखाई नहीं देगी, यानी कि वस्तु कैसी है, कहाँ है, हम मान सकते हैं बस के अनंत पर है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर नियम जो था वही नियम लगेगा। पहला नियम अपना क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो यही नियम अपने को लगाना है। वस्तु अनंत पर है तब अपने को दिखाई नहीं देगी, तो हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के एकदम समांतर एक किरण लेकर आएंगे। हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेकर आए। उसके बाद में जैसे ही दर्पण से परावर्तन हुआ तो वो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, वो गुजरेगी इस फोकस बिंदु से होकर, यानी कि यहाँ से होकर वो गुजर जाएगी। ये निकल गई, सारी सीधी किरण थी, सीधी निकल गई मुख्य फोकस से। वो वस्तु यहाँ से कोई किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, दर्पण से परावर्तन हुआ, वो कैसे निकल गई, मुख्य फोकस से, यानी कि उस बिंदु से निकल गई। वस्तु ऐसे किरण ऐसे आई, दर्पण से परावर्तन हुआ और ऊपर की ओर निकल गई। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वस्तु पहले तो अनंत पर थी, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, मुख्य फोकस से निकल गई, पहला नियम हमने लगा दिया था। अब यहाँ पर जहाँ पर किरणें काटेगी हमेशा प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहाँ पर किरणें काटेगी। अगर किरणें रियल में काट रही है तब प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। अगर किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही है यानी कि आभासी है, तब उस प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, रियल नहीं होगा या वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किरणें रियल में काट रही है, तो काट कहाँ रही है, तो इस बिंदु पर काट रही है, तो जहाँ पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु इस प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है, तो जहाँ पर काट रही है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार एकदम छोटा है, यानी कि अत्यधिक छोटा है प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब है कैसा, तो प्रतिबिंब है वास्तविक। और कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। अपने को यही बताया हुआ है कि उल्टा बन रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम रियल प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तब अपने को समझ में आएगा। लेकिन अभी अपने को ये थ्योरी ध्यान में रखनी है कि पहला जो है, यदि वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आकार में अत्यधिक छोटा होगा। ये पहली सिचुएशन थी जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। अब दूसरे की बात करते हैं। जब वस्तु अनंत पर थी तब तो समझ में आ गई बात। अब वस्तु थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, हम वस्तु को धीरे धीरे आगे लेकर लाते जाएंगे।
यहाँ पर हमने क्या किया, ये स्केल से एकदम सीधी लाइन खींच ली, सीधी लाइन खींच ली। उसके बाद में 8 सेंटीमीटर मापा और वक्रता केंद्र वाला बिंदु दे दिया। फिर 4 सेंटीमीटर पे हमने फोकस बिंदु दे दिया और यहाँ पर ये क्या आ गया, ध्रुव वाला पॉइंट आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम वस्तु कहाँ रखेंगे, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। यानी कि अब हम वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र के थोड़ी सी पीछे। पहले तो अनंत पर थी जहाँ अपने को दिखाई नहीं दे रही थी, अब वस्तु अपने को दिखाई देगी, तो हमने वस्तु खड़ी कर देते हैं। वहाँ पर हमने क्या किया, इस वस्तु को खड़ा कर दिया। कोई भी अपने हिसाब से नाप कर वस्तु खड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी मत करना, बस हिसाब से ही करनी है। तो यहाँ पर पहली जो वस्तु, पहला नियम लगाना है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नियम लगाते हैं। अब वो जो किरण आएगी वो वस्तु के सर से टकरती हुई आएगी, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि वो जो किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर वाली, वो वस्तु के सर से टकरते हुए आएगी। यानी कि इस प्रकार से हम किरण को लाएंगे। किरण कैसे आई, वस्तु के सर से टकरती हुई आई, दर्पण से परावर्तन हुआ। अब निकलेगी कहाँ से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी, इस बिंदु से होकर वो गुजर जाएगी, निकल गई यहाँ से। पहला नियम हमने लगा दिया कि दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहाँ से निकलेगी, फोकस बिंदु से होकर निकलेगी। अब इसका दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर दूसरा नियम भी प्रयोग में आएगा। अभी तक किरणें कट रही नहीं है। दूसरा नियम कहता है कि फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब किरण कहाँ से आएगी, फोकस बिंदु से, और जितनी भी किरणें आएगी वो सारी की सारी वस्तु के सर से ऊपर से आएगी। पहली जो किरण आई थी वो भी वस्तु के सर से आई थी। अब दूसरा वाला नियम है, उसमें भी वस्तु किरण जो आएगी वो कहाँ से आएगी, वस्तु के सर से। अब किरण आएगी कहाँ से, मुख्य फोकस से। तो ये लो, वस्तु के सर से आ रही है और मुख्य फोकस से भी आ रही है। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब ये देखो, वस्तु के सर से जैसे ही किरण आई मुख्य फोकस से होती हुई, दर्पण से परावर्तन हुआ, कैसे निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यहाँ पर आप सही बनाओगे तो एकदम दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर ये दोनों किरणें प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किरणें प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। कैसा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। नीचे की ओर किरणें काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। किरणें वास्तव में काट रही है तो दिख रहा है कि वास्तव में काट रही है। तो किरणें अगर वास्तव में काट रही है तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक है, वस्तु से आकार में छोटा है। रियल में यदि आप बनाओगे माप लेके तो एकदम आसानी से ये चित्र बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक चित्र आपको और सिखा देता हूँ अवतल दर्पण से। तीसरा यदि हम देखते हैं कि यदि अब यहाँ पर वस्तु रख ली, अब तीसरे नंबर वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे। ये कोई दर्पण हो गया। अब हम जो वस्तु रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। ये हमने सीधी लाइन खींची, या 8 सेंटीमीटर पर वक्रता केंद्र, 4 पर फोकस बिंदु, ये ध्रुव वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर वस्तु अब कहाँ रखेंगे, वस्तु अब रखेंगे वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी, वही मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, वही नियम लगाओ। पहला नियम लगाएंगे, वस्तु के सर से आएगी प्रकाश की किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन होगा, गुजरेगी कहाँ से, फोकस बिंदु से। तो ये दर्पण से परावर्तन हुआ और गुजरी कहाँ से, फोकस बिंदु से गुजर गई। पहली प्रकाश की किरण ये वस्तु के सर के ऊपर से लानी है किरण, दर्पण से परावर्तन हुआ और फोकस बिंदु से गुजर गई, पहली किरण होगी। अब दूसरा वाला नियम वही लगाना है। इस किरण को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो वही वस्तु के सर से किरण लाओ, लानी कहाँ से, इस बार फोकस बिंदु से लानी है। ये हम लेकर आए फोकस बिंदु से प्रकाश की किरण, इधर से आई प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। निकाल दो मुख्य अक्ष के समांतर।
तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है वो हमेशा वहीं प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वापस कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र पर यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब चौथा और पांचवा चित्र है वो आपको अपने आप प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अब आगे हम बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे हम बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।